अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर उम्र का एक अपना तकाजा होता है और जब आप उधेड़ उम्र में आ जाएं, बच्चे ब्याह कर आगे भेज दें तो अपना आप कितना बेकार लगता है। मेरे साथ भी यही मसला था। मुझे दुनिया में अपना आप बिल्कुल बेकार और लायानी लगता था। ये भी गनीमत था कि अच्छे वक्तों में एक बड़े सरकारी कॉलेज में बतौर लेक्चरार भर्ती हो गई थी, सो काफ़ी हद तक दिल लगा रहता। सारा दिन नौजवान लड़कियों की बातें, उनके हंसी मजाक और उनके मसले मसाइल सुनने से मुझे अपने बुढ़ापे का बोझ थोड़ा कम लगने लगता। उस दिन भी कॉलेज से लौटी तो सामने मेज़ पर पड़े लिफाफे को देखकर चौंक गई। तहरीर कुछ जानी पहचानी थी। लड़ते हाथों से मैंने लिफाफा उठाया। वो सिकंदर का खत था, लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पे हुई कि 15 साल बाद भी सिकंदर को मैं याद हूँ और आज अचानक उसका खत। मेरे लिए सब्र करना मुश्किल हो गया। बेचैनी बढ़ने लगी तो वहीं सोफे पर बैठ गई, अपने बैग से चश्मा निकाला और खत पढ़ने लगी। उन दिनों मैं 22 बरस की थी। मुख्तसर सा कुंबा था हमारा, माँ बाप और मेरा एक छोटा भाई शाहरुख। मैं सबकी चहेती थी। एमए करने के साथ साथ घर के काम काज में माँ का हाथ बटाती थी। एमए करते ही अम्मा ने अटल फैसला सुना दिया कि अब मजीद कोई पढ़ाई नहीं होगी। मैंने इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मैं पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन मेरी एक भी ना सुनी गई। माँ बाप ने हुक्म जड़ दिया कि कोई माकूल सा लड़का देखकर एमन के हाथ पीले कर दिए जाएं। उनके हुक्म के सामने मैं सर ना उठा सकी और मेरी एक चली भी ना। आखिरकार मेरे लिए लड़का तलाश कर लिया गया। ना चाहते हुए भी अपनी तमाम ख्वाहिशों और ख्वाबों का गला मुझे अपने हाथों घोटना पड़ा और शारिक से शादी के लिए रजामंद हो गई। इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। शारिक बैंक में अफसर थे। ब्याह कर मैं उनके घर चली आई। रावलपिंडी को खैरबाद कहा, जहाँ पैदा हुई थी, और कराची आ गई। कराची जैसा बड़ा शहर, नए लोग, नया माहौल। इब्तिदा में बहुत परेशानी हुई। घर के माहौल में बहुत घुटन थी। फिर भी मैं खुद को तसल्ली देती कि शायद हर लड़की को शुरू में इन तमाम हालात का सामना करना पड़ता है, वरना माँ बाप घर से लड़की रुखसत करते हुए क्यों रोए। फिर आखिरकार नए माहौल में घुल मिल गई। शारिक के मुआशी हालात कुछ बहुत अच्छे न थे, सो अपनी सास ससुर और शारिक के कहने पर मुख्तलिफ जगहों पे अपने सीवी ड्रॉप करने लगी। तालीम में मैं वैसे ही बहुत अच्छी थी, नंबर भी अच्छे लेती थी, सो जल्द ही एक अच्छे कॉलेज में मुझे लेक्चरार की नौकरी मिल गई। मुलाजिमत के साथ साथ मैंने सास ससुर और शोहर की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी थी, मगर तमाम खिदमत गुजारी बेकार गई, क्योंकि शारिक का ख़ानदान मेरे मिजाज से बहुत मुख्तलिफ था। ये लोग बहुत तंग ज़हन और बात बात पे इल्ज़ाम लगा देने वाले थे। बात सिर्फ सास तक महदूद होती तो शायद मैं सह जाती, मगर यहाँ खुद शारिक भी सास से कम न थे। हमेशा तंज और हकारत आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। मेरे घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे मेरे माँ बाप ने कभी लड़की होने के बाइस दबा कर नहीं रखा था। हत्ता कि मैंने शहर के बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, इसलिए शारिक का यूं बात बेबात मुझे मेरी औकात याद दिलाना और अब तो उनका ये मामूल बनता जा रहा था। मैं अपनी सफाई देने की कोशिश करती तो उल्टा मुझे ये कह देते, कमाई का रोब मत झाड़ो, 3 लफ्ज़ कह दूंगा और घर से निकाल दूंगा ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। औरत पाँव की जूती होती है, ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं। बस जब शारिक ये कहते तो मेरा खून खोल के रह जाता। क्या बीवी होने का मतलब हर वक्त बदमिजाज आदमी की हकारत सहना है? और सहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी ना था। शारिक और मेरी सास दोनों के मुंह में एक जैसी बदजुबान थी। हर दिन ये सोच कर गुजारा कर रही थी कि आने वाले वक्त में जब शारिक को मेरी कदर होगी तो यकीनन मुझे इज्जत देंगे। दिन गुजरते गए, घर का माहौल साजगार ना हुआ। दिन ब दिन अलबत्ता कठिन ही होता गया। एक दिन तो हद हो गई। मेरे कज़न जो कि अमेरिका से लौटे थे, खाला के सबसे बड़े बेटे थे, मेरी शादी में शामिल नहीं हो सके थे। मुझे छोटी बहनों ही की तरह अजीज़ रखते थे। शादी में शरीक न होने की माजरत करने आए, मेरे लिए कुछ तोहफे तोहफ़े भी लाए और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए रावलपिंडी आया हूँ, तुम भी आ जाओ। सब इकट्ठे होकर ये दिन मिलजुल कर गुजारते हैं। शाम तक रह के वो चले गए और मेरी जाने बुला के जिब्रान भाई को लेकर मेरे घर में इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया जाएगा। शाम को शारिक घर आया तो माँ की जुबानी पता चला कि एमन का कज़न आया था। सास ने यूं मुंह बना के कहा जैसे उसे शक है। मैंने तो अब तक इसकी खाला के इस लड़के को ना देखा था, अब पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कौन है। बड़ा हंस हंस के सारा दिन उससे बातें करती रही है
اس کی خدمت میں لگی رہی ہے۔ دونوں ڈرائنگ روم میں اکیلے ہی بیٹھے رہے۔ یوں تو اماں اپنی طرف سے بڑی ہلکی آواز میں شارق کو یہ ساری رپورٹ دے رہی تھی، مگر میں جو شارق کے لیے پانی کا گلاس لے کر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور رات کو وہی ہوا۔ شارق نے کمرے میں آتے ہی جبران بھائی کے متعلق پوچھا، کون تھا وہ لڑکا جو تم سے ملنے آیا تھا؟ مجھے شارق کا سوال اتنا برا نہیں لگا جتنا اس کا پوچھنے کا انداز، جیسے میری کوئی صفائی مانگے بنا ہی وہ مجھے مجرم قرار دیے بیٹھا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن میں نے خود پہ قابو رکھا اور کہا، مجھے آپ کا اور ماں جی کا جبران بھائی پہ شک کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ میری خالہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، امریکہ سے آئے تھے مجھے ملنے آگے۔ اماں کوئی بچی نہیں ہے، جو دیکھا سمجھا وہی کہا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے شارق، آپ بھی نیچ لوگوں کی طرح اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں۔ تعلیم نے آپ پہ کوئی اثر نہیں کیا، آپ نے تو اچھے کالج سے BCom کر رکھا ہے۔ کم سے کم آپ کو اپنا دماغ اور اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ مرد کا اتنا لا الہ ہونا اس کی شادی شدہ زندگی کے لیے اچھا نہیں۔ جو ماں جی نے کہا وہی آپ کو سچ لگنے لگا۔ آپ لوگ مجھے ایک بھرے پورے گھر سے بیاہ کر لائے ہیں، کوئی بازار سے اٹھا کر نہیں لائے۔ جو جس کا جو دل چاہا مجھے کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی شارق نے میرے منہ پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ تم نے مجھے اور میری ماں کو نیچ کہا، تم کون سے بڑے اونچے خاندان کی ہو؟ اور میں نے بھی دو ٹوک کہا، میں نے آپ کو یا آپ کی ماں کو نہیں، آپ لوگوں کی سوچ کو برا کہا ہے۔ انسان کا اپنی سوچ پہ اختیار ہوتا ہے۔ تم نے مجھے آج جو کچھ کہا ہے نا، اس کے بعد میں تمہیں ایک پل اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی چلی جاؤ یہاں سے، ان اونچے لوگوں کے پاس، ان اونچی سوچ رکھنے والوں کے پاس جنہوں نے تمہاری اتنی گھٹیا پرورش کی ہے۔ تم نے 2 ٹکے کے آدمی کے لیے مجھے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر میں نے بہت کوشش کی کہ شارق کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کروں اور اسے اپنا نقطہ نظر سمجھا سکوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شارق نے میری کوئی بھی مزید بات سننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس کی ماں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کا دماغ بہت اونچا ہے، اسے 4 دن اس کے میکے چھوڑو پھر اس کا دماغ ٹھیک ہوگا۔ سو دونوں ماں بیٹے نے میرے خلاف ایکا کر لیا، میری ایک نہ چلی۔ سوٹ کیس تیار کیا اور راولپنڈی آ گئی۔ باپ نے بہت کوشش کی کہ میں واپس سسرال چلی جاؤں۔ پہلے تو میں بھی یہی چاہتی تھی، شارق کو منانے کے لیے کئی فون بھی کیے، لیکن شارق کے دماغ میں یہ غرور ہی بہت تھا کہ وہ مرد ہے، اور یہ سوچ کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوں تو لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اسے اور تقویت دینے لگی اور وہ مزید فرعون بننے لگا، مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تو میں نے بابا سے کہہ دیا کہ اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ بابا جان، بات جبران بھائی کی نہیں، بات ان کی سوچ کی ہے۔ میں ایسے لوگوں میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر آپ نے زیادہ ضد کی تو میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی، کسی ہاسٹل میں کمرہ لے لوں گی، لیکن اب اس آدمی کے ساتھ میں ایک دن بھی نہیں گزاروں گی۔ میں نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میکے سے اچھے خیالات اور مثالی تربیت پانے والی مجھ جیسی بیٹیوں کو اکثر ہی جب سسرال میں تنگ ماحول سہنا پڑے تو والدین سمجھوتے کی راہ دکھاتے ہیں، لیکن میں کیونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، میری حالت اور میرے سسرال کی باتیں سن کر میرے ماں باپ بھی کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھے تسلی دی کہ نہیں بیٹی، میں اپنی بچی کو جانتا ہوں، جب تمہارے جیسی سمجھدار لڑکی سسرال سے نا نباہ کرنے کا فیصلہ کر لے، یقیناً وہ لوگ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا، میں تو آنے والی جان کے بارے میں فکر مند ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ باپ کے سائے سے محروم ہو جائے گا۔ نہیں بابا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اسے باپ کے سائے سے محروم نہیں ہونے دوں گی، بلکہ کوشش کروں گی اس شقی، تنگ مزاج اور بد زبان انسان کی سوچ کا عکس بھی اپنے بچے پہ نہ پڑنے دوں۔ میں اپنے بچے کو ماں اور باپ دونوں کی محبت، توجہ اور شفقت دوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ بابا، میرا بچہ اس معاشرے کا قابل فخر شہری اور ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور پھر ادھر شان اس دنیا میں آیا، ادھر شارق نے مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دے کر طلاق بھجوا دی، اور وہ جو میرے گھر والوں کے دل میں خوش فہمی تھی کہ بیٹے کی پیدائش کا سن کر شارق کا دل موم پڑ جائے گا، شارق کے گھٹیا الزام نے وہ بھی دور کر دی جب اس نے بابا کے فون کرنے پہ کہا، جانے کس کا گناہ میرے سر منڈ رہی ہے، جس کا ہے وہ پالے، نہ میری اولاد ہے، نہ میں اس کو دیکھوں گا اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق۔ بیٹیوں کے باپ کو جب دامادوں کے منہ سے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے غلیظ الفاظ سننے کو ملے تو بابا کی حالت جیسی ہی ان کی حالت ہوا کرتی ہے۔ بابا تو بستر سے لگ گئے، وقت بے رحم تھا مگر گزر گیا، ماں باپ بھی وفات پا گئے۔ شارق نے شادی کے بعد اپنا گھر کراچی سیٹ کر لیا تو میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ لے لیا اور وہاں منتقل ہو گئی۔ شان اسکول جانے لگا تھا۔ 5 سال بیت گئے، بہت کچھ بدل چکا تھا۔ انہی دنوں میں میری ملاقات اپنے نئے پڑوسی سکندر سے ہوئی، جو کہ میرے ہی کالج میں نفسیات کے پروفیسر تھے۔ والدین حیات نہ تھے، باقی بہن بھائی شادی شدہ تھے، یہ اکیلے ہی رہتے تھے۔
आते जाते अक्सर मुलाकात रहने लगी। शान से भी दोस्ती हो गई। मैं एक मुतल्लका की हैसियत में पहले ही मुआशरे में बहुत डरी सहमी रहती थी। सिकंदर के करीब आने से मजीद खौफज़दा हो गई कि मुझे अकेला समझकर कोई गलत मतलब न निकाल ले। और फिर एक दिन वो हो गया जिसका मुझे डर था। सिकंदर ने मेरे लिए पसंदीदगी का इजहार करने के साथ साथ शादी का पैगाम भी दे दिया। जब उसने कहा 25 दिसंबर आ रही है, मेरा 30वां जन्मदिन, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर अपने इकरार का तोहफा दे सकती हो? मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। शारिक के साथ जिंदगी के तल्ख दिन गुजारने के बाद और फिर बेवजह तलाक देने के उसके फैसले पर शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते से मेरा एतबार उठ चुका था। अब किसी मर्द पे एतबार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि औरत कैसे अपना आप देकर एक मर्द का घर बनाती है, उसकी औलाद पैदा करती है, सबसे बढ़कर उसे अपनी जवानी दे देती है, और मर्द फिरौन बनकर कभी भी इस निकाह की डोर को काट कर औरत को दुनिया में तन्हा और तमाशा बनाकर छोड़ सकता है। 100 तरह की दलीलें सिकंदर के हक में और उसके खिलाफ मेरा दिल और दिमाग सारा दिन मुझे पेश करते। कोई ऐसा था नहीं जिससे मशवरा कर सकती। हर दलील पर बस एक दलील भारी थी कि सिकंदर इतना नफीस और शफीक इंसान था कि मैं उससे मुतासिर हो चुकी थी। फिर शान को भी किसी हद तक बाप की ज़रूरत थी। मैं अकेली जान कहाँ तक उस पर नज़र रख सकती थी। जिंदगी की गाड़ी को यूं भी मैं तन्हा घसीटते घसीटते थकने लगी थी। अब सिकंदर किसी मेहरबान की मानिंद मेरी सोच की हर राह में आन खड़ा हुआ था। बिलाखिर बज़ाहिर नजर आने वाली मजबूत एमन हार गई और मेरे अंदर की कमज़ोर तन्हा लड़की जीत गई। मुझे अपने और शान के मुस्तकबिल के लिए सिकंदर का साथ ज़रूरी लगने लगा। तो सोच लिया इस 25 दिसंबर की शाम को अपने इकरार का तोहफा देकर उसके जन्मदिन को यादगार बना दूंगी। फैसला कर लेने के बाद मेरा जहन बहुत मुतमईन हो गया। अगला दिन इतवार का था। मैंने सोमवार से कॉलेज से 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली और अपने तौर पे ही अपने घर को सजाने संवारने लगी। सिकंदर को मैं मुकम्मल तौर पे सरप्राइज देना चाहती थी। 25 दिसंबर में अभी 1 हफ्ता रहता था। उससे मैंने ये बहाना बनाया कि मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। अपने तौर पर मैं सारी तैयारियां करने लगी, घर को सजाने संवारने लगी। जब ही एक दिन मोहल्ले में शोर गुल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने झांक कर खिड़की से देखा, काफ़ी भीड़ जमा थी। मेरे घर में दर्जी काम कर रहा था जो कि सोफ़ों के कवर्स और पर्दे वगैरह सी रहा था। उसी ने बताया कि मोहल्ले में काम करने वाली सुरैया के बेटे ने धोबी को कत्ल कर दिया है, क्योंकि सुरैया का शोहर पिछले साल मर गया था और उस धोबी से उसका चक्कर चल रहा था। ये बताते हुए दर्जी की आंखों में बड़ी अजीब सी चमक और होंठों पे बड़ी खबीस सी मुस्कुराहट थी। सुरैया के बेटे को तो शायद अपनी माँ के करतूतों का इल्म भी ना होता। ये तो इर्द गिर्द के लोगों ने ही उस बच्चे को हकीकत बताकर सुरैया का सही किरदार दिखाया, वरना तो शायद ये रंगरलियां वो कितना अरसा मनाती रहती। और फिर उसने धोबी के सोते हुए कत्ल कर दिया। लेकिन वो तो बहुत छोटा है, 12-13 साल का होगा। बात मैडम छोटे बड़े की नहीं, सारी बात गैरत की है। मैं खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी। पुलिस ने उसके बेटे को पकड़ लिया था और अपने साथ वैन में बिठा कर ले जा रही थी। और एक पल को मुझे ऐसा लगा कि वो सुरैया का बेटा नहीं बल्कि एमन का बेटा शान है जिसे पुलिस पकड़े ले जा रही है। और शान ने धोबी को नहीं सिकंदर को कबूल ना किया हो जैसे। सारी रात मैं सो न सकी। दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आते रहे। अगली शाम सिकंदर आया तो मैंने सोचा कि मैं उससे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगी, बल्कि अब मैं उससे हर तरह का ताल्लुक ही ख़त्म कर लूँगी। सिकंदर के सवालात को फिर मैं ज़्यादा देर टाल ना सकी। वो भी मेरी रुखाई को महसूस करते हुए मुझे पूछ बैठा, एमन आखिर क्या बात है, तुम इतनी खामोश हो? अगर तुम कल वाले वाक़े से डरी हुई हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जायज़ तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और अपना मुँह मोड़ लिया। सिकंदर ने कहा, ठीक है एमन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में 3 जन्मों का इसार लिखा है, पहले बेटी बनकर, फिर बीवी बनकर और अब माँ बनकर। तुम अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर अब बेटे के लिए कुर्बान कर रही हो। लेकिन एक चीज़ जिस पे मेरा बस नहीं चलता वो है मेरा दिल, जो तुम्हारे सामने हार चुका है। एमन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर ज़िंदगी में तुम्हें तन्हाई महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। खुदा हाफिज़। और फिर वो चला गया। सिकंदर ने लाहौर में घर ले लिया और फिर कभी उसने मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। और फिर सिकंदर के जाने के बाद तो जैसे मैंने खुद को बिल्कुल पत्थर बना लिया कि मुआशरे को अपने किरदार पर सुरैया की मानिंद कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। और फिर यूं ही रोज़ो शब गुजरते रहे। उधर शान ने मेडिकल में दाखिला लिया, उधर मेरी तरक्की हो गई और मुझे लेक्चरर से प्रिंसिपल की सीट मिल गई। शान पढ़ाई में गैर मामूली तौर पे अच्छा साबित हुआ और स्कॉलरशिप पे पढ़ने लगा।
मेरी ख्वाहिश थी कि शान डॉक्टर बन गया तो मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगी, क्योंकि अब मैं इस रूटीन से थकने लगी थी। तभी मेडिकल के आखिरी साल में शान ने सनम से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। सनम उसकी क्लास फेलो और दोस्त थी, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैं कई दफ़ा उससे मिल भी चुकी थी। मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैं चाहती थी शान पहले अपनी तालीम मुकम्मल करे। मगर फिर वही हुआ कि औलाद की ख्वाहिश के सामने माँ बाप के ख्वाब कमज़ोर पड़ गए। सो मेडिकल के आखिरी साल में ही शान और सनम की शादी तय पा गई। बाकी तालीम भी दोनों ने शादी के बाद मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करते साथ ही बाला दोनों मियाँ बीवी ने अमेरिका के लिए मेडिकल की हायर डिग्री लेने के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे भी उन्होंने वीज़े कन्फर्म होने के बाद बताया। अपनी तरफ से उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, जो कि हकीकतन मुझे सरप्राइज़ ही कर गया। शान के दूर जाने का एहसास ही मुझे अंदर ही अंदर कचोके लगा रहा था। उसे मैं दिलो जान से चाहती थी। मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरा इकलौता बेटा ही तो था, जिसे देखे बिना मैं कभी चैन की नींद भी ना सोती थी। मगर ज़िंदगी और इसमें हमारे साथ मौजूद रिश्तों पर हमारा बस थोड़ा ही बस चलता है। उनके जाने के बाद तन्हाई और अकेलापन मुझे डसने लगा। दिल ही दिल में अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करती थी कि लगे लगाए रिस्क को लात मारकर कहीं बेटे के आसरे पे ही नहीं बैठ गई। मैं किसी भी तरह से बेटे और बहू पे डिपेंडेंट नहीं थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, बस तन्हाई और अकेलापन था जो अंदर ही अंदर मुझे खाया जाता था। तभी इस खामोश पानी में सिकंदर की याद के कंकड़ ने हलचल मचा दी थी। 15 साल बाद अचानक खत इतनी पुरानी यादों को जगा गया। नौकरानी ने चाय का कप मेज पे रखा तो जैसे मैं अपने ख्यालात के नगर से लौटी, साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पूंछी और फिर लिफाफा खोलकर खत पढ़ने लगी। सिकंदर ने लिखा था, एमन, जाने आपकी यादों के ज़ख़ीरे में सिकंदर नाम के इंसान की कोई याद है या नहीं, मगर मैं आज भी उस पहली एक नज़र का असीर हूँ जो कॉलेज में सफ़ेद चादर में लिपटी हया की उस देवी पे पड़ी तो पलटना भूल गई। उसके बाद भी कई परी चेहरा देखे, मगर जाने क्यों वो दिल में ना उतर सके। और तब तक तो मैं आपके हालात से आगाह नहीं था, मगर सब जानने के बाद आपकी इज्जत और तौकीर मेरी नज़र में कई गुना बढ़ गई। आप तो भूल चुकी होंगी इस नाचीज़ को, मगर मैं यहाँ दूर रहकर भी आपके पल पल से आगाह हूँ। शान से भी अक्सर मुलाकात हो जाती थी, मगर मसलहतन उसे आपसे जिक्र करने से रोका। मगर अब जब शान की शादी का इल्म हुआ तो खुद को रोक ना पाया। शान की शादी की मुबारकबाद कबूल करो। सुना है बीवी के साथ अमेरिका चला गया है। ये जानकर खुशी के साथ दुख भी हुआ कि अब यकीनन तुम उम्र के इस हिस्से में तन्हा रह गई होगी। हो सके तो मेरे इन अल्फाज पे गौर जरूर करना एमन। तुम्हें कितना चाहते हैं। कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे दिल गिरफ्ता तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम्हें जिंदगी से बढ़कर जो अजीज हमने जाना, सो कोई सबब तो होगा। कभी तुमने ये भी जाना सरे शाम मुंतजिर थे, कहीं नीलमी उजाले, कहीं तितलियां लबों की, कहीं फूल जैसे आरिस, कहीं कुमकुमोसी आंखें। ये जो चारागर हमारे कोई साथ रफाकत सरे शाम मांगते थे, उन्हें क्या खबर कि हमने तुम्हें सौंप दी हैं रातें, तुम्हें दान की हैं आंखें। कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे दिल गिरफ्ता बसे बामो दर अकेले किसी शमे सोख्ता से ये जो कर रहे हैं बातें, तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम्हें रोज़ो शब के दुख में कभी भूल ना भी चाहें तो कभी ना भूल पाएं कि ये अहदे ज़िंदगी है जिसे तोड़ ना भी चाहें तो कभी ना तोड़ पाएं। कभी तुमने ये भी सोचा तुम्हें कितना चाहते हैं। अगर मेरे अल्फाज में तुम्हें थोड़ी भी सच्चाई लगे तो इस 25 दिसंबर को अपने 45वें जन्मदिन पर तुम्हारे इकरार का बतौर तोहफा मुंतज़िर रहूँगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सिकंदर। सिकंदर का खत पढ़ के मेरी आंखें बेवजह छलकने लगी। वो मेहरबां आज भी मेरा मुंतज़िर था। ये एहसास मेरे अंदर की तन्हा और टूटी हुई बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखती औरत के अंदर गोया नई रूह फूंक गया। खत को तह करके मैंने अपने पर्स में रखा, साड़ी के पल्लू से आंखें साफ की और उसी वक्त राइटिंग पैड और पेन उठाकर सिकंदर को जवाबी खत तहरीर करने लगी। गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, लेकिन तेरी खुशबू न गई राह गुजर से। सिकंदर के इतने खूबसूरत अल्फाज और जज्बों के जवाब में मुझे भी कुछ खूबसूरत लफ्ज़ों का सहारा लेकर उस सालों के थके हारे मुसाफिर को अपना इकरार सौंपना था।